नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। लाख टके की बात में सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी के उस बयान की जिस पर सियासत गर्मा गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर उन्होंने कहा कि जिन्ना की आत्मा अभी भी बांग्लादेश में बसती है और जिन्ना का जिन जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक ऐसा होता रहेगा। इसके साथ ही बात करेंगे यूपी कांग्रेस की। यूपी में कांग्रेस ने सभी कमेटियों को भंग कर दिया है। कांग्रेस का दावा है कि नए संगठन के साथ 2027 के चुनावी रण में पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। युवाओं की टीम तैयार हो रखी है। इसके अलावा बात करेंगे मायावती के एक्शन की। दरअसल मायावती ने सपा विधायक के घर पर रिश्ता जोड़ने से नाराज होकर अपने पार्टी के एक बड़े नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसका किस्सा बेहद दिलचस्प है। साथ ही बात करेंगे आंदोलन पर किसान की कैसे होगा समाधान। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमले का मुद्दा उठाया और कहा कि जब तक जिन्ना की आत्मा वहां रहेगी तब तक अराजकता जारी रहेगी। सीएम योगी ने इस दौरान हैदराबाद के निजाम का भी जिक्र किया और संविधान की किताब लेकर चलने वाले लोगों पर भी निशाना साधा, जिस पर सियासत तेज होती नजर आ रही है। इसके अलावा सीएम योगी ने ननकाना साहब को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ननकाना साहिब का अधिकार हमें मिलना चाहिए और नारा दिया है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार को लेकर देश भर में आक्रोश है। भले ही कांग्रेस या विपक्ष के बड़े नेता इस पर बोलने से बच रहे हों, लेकिन सीएम योगी ने जो बयान दिया उससे एक बार फिर सियासत गर्म होती दिखाई दे रही है। जिन्ना का जिन जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। दरअसल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर सीएम योगी ने जिन्ना का जिक्र कर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हमले का विरोध किया। योगी ने कहा कि जिन्ना की आत्मा अभी भी बांग्लादेश में बसती है और जिन्ना का जिन्न जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक ऐसा होता रहेगा। याद करना कि जिन्ना का जिन जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। और यही दृश्य हम वहां देख रहे हैं जो पाप 1947 में देश के विभाजन के रूप में हम सबके सामने आया था। आज उसका एक बदसूरत रूप फिर से हमारे सामने बांग्लादेश के रूप में। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने बिना नाम लिए ही विपक्ष पर एक के बाद एक कई तीर छोड़े। हैदराबाद के निजाम का जिक्र किया। सीएम योगी ने कहा कि हैदराबाद निजाम के लोगों और पाकिस्तान समर्थक ने अंबेडकर को लुभाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं झुके। हैदराबाद का निजाम के इस रजाकारों के द्वारा दलितों के गांव चलाए जा रहे थे, उनका शोषण हो रहा था, उन पर अत्याचार किया जा रहा था। तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने खुला पत्र लिखा था हैदराबाद के निजाम की रियासत के सभी दलितों के लिए। उन्होंने कहा था अत्याचार हो रहा है, निजाम की रियासत को छोड़ करके तुम शेष भारत में महाराष्ट्र की तरफ या अन्य ओर चले आओ, लेकिन किसी भी स्थिति में अपना धर्म मत बदलना। 46-47 में जब उन्हें प्रलोभन देने का प्रयास हुआ, हैदराबाद के निजाम ने भी दिया, पाकिस्तान प्रस्त जिन्ना के लोगों ने भी दिया, लेकिन बाबा साहब अपने आदर्शों से टस से मस नहीं हुए, हटे नहीं। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पर सिखों के गुरुओं के स्वर्णिम इतिहास का जिक्र कर ननकाना साहब को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ननकाना साहिब का अधिकार हमें मिलना चाहिए और नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। पाकिस्तान में इससे पहले जो कुछ हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं। आखिर ननकाना साहब हम सबसे कब तक दूर रहेगा?
ये अधिकार वापस हमें मिलना चाहिए। अगर यह सूझबूझ 1947 में दिखाई होती तो संभवतः नगर कीर्तन यात्रा में आने वाला व्यवधान वहां पर नहीं देखने को मिलता। इतिहास की उन गलतियों की परिमार्जन का अवसर इतिहास हमें दे रहा है और मुझे लगता है कि उस परिमार्जन के लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। सीएम योगी के दोनों बयान पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। बीजेपी जहां इस बयान को 100 आने सच बता रही है, वहीं समाजवादी पार्टी इसे राजनीतिक बयान बता रही है। योगेंद्र मंडल जो दलितों के नेता थे और जिन्ना और हैदराबाद के निजाम के बहकावे में आकर पाकिस्तान चले गए, वहां के लॉ मिनिस्टर बने, वहीं अंबेडकर जी भारत के लॉ मिनिस्टर बने। और आज सबको पता है कि योगेंद्र मंडल जी को अपने जीते जी पाकिस्तान छोड़कर वापस भारत आना पड़ा और गुमनामी की जिंदगी जीते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। वहीं आज भारत में अंबेडकर जी का जो सम्मान है वो किसी से छिपा नहीं है। दरअसल में आप बांग्लादेश की उस आग को उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति में लपेटकर उसके वोट में उसको परिवर्तित करके सत्ता प्राप्ति करना चाहते हैं, इसलिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं जो इस देश के पूरे संवैधानिक ढांचे के लिए, इस देश की गंगा जमनी तहजीब के लिए बहुत ही खतरनाक है। एक दिन पहले भी सीएम योगी ने यही मुद्दा उठाया था और दावा किया था कि 500 साल पहले अयोध्या और संभल में मुगल शासक बाबर के सेनापति की हरकतें और अब बांग्लादेश में हो रही घटनाओं की प्रकृति और मंशा एक ही है। फिलहाल जिन्ना वाले बयान पर सियासत तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यूपी में कांग्रेस ने अपने सभी कमेटियों को भंग कर दिया है। अब नए सिरे से समिति का गठन किया जाएगा जिसमें खासकर युवाओं पर फोकस करने की तैयारी है। हालांकि हाल ही के दिनों में यूपी में कांग्रेस संगठन का कोई मजबूत ढांचा नहीं दिखा। जमीनी स्तर पर लंबे अरसे के बाद में 2019 में संगठन बना था, लेकिन इन 5 सालों में कांग्रेस के 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल चुके हैं। आगे 2027 विधानसभा चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस लोकसभा चुनाव में आए बेहतर परिणाम से उत्साहित है और नए संगठन के साथ 27 के चुनावी दंगल में उतरने का ऐलान कर दिया है। यूपी में कांग्रेस ने सभी समितियों को भंग कर नए सिरे से कमेटी गठित करने का प्लान तैयार किया है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी के एजेंडे के तहत इस बार टीम गठित होगी। राहुल गांधी सामाजिक न्याय और जातीय जनगणना का एजेंडा लेकर चल रहे हैं। इसी के चलते दलित, ओबीसी और पिछड़े वर्ग को उत्तर प्रदेश संगठन में जगह देने की रूपरेखा तैयार की गई है। हालांकि सभी कमेटी भंग हो चुकी है, लेकिन अजय राय प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। मैं निश्चित तौर से प्रस्ताव भेजने का मुख्य कारण ये था कि हमारे कार्यकर्ताओं की जो आवाज़, जो जनता की आवाज़ आज ये आ रही कि कांग्रेस को मजबूत करना है। आज देश के जो हालात हो चुके हैं, जो प्रदेश के हालात हैं, आज हर तरफ बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की कोई बात नहीं करता। आज जो है फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, फर्जी तरीके से लोगों को फंसाया जा रहा है, दंगे हो रहे हैं। इन सब का जवाब अगर है तो कांग्रेस है। कांग्रेस को मजबूत दिखना चाहते हैं। ये सब मद्देनजर देखते हुए कि एक नई टीम, नई पौध के साथ हम लोग काम करेंगे, ये निर्णय लिया गया और राष्ट्रीय नेतृत्व ने इसमें हमें जो निश्चित तौर से उनका जो फैसला आया है, हम निश्चित तौर से उनका स्वागत करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। हाल के दिनों में यूपी संगठन का कोई मजबूत ढांचा नहीं दिखा है। यूपी में जमीनी स्तर पर लंबे अरसे के बाद 2019 में संगठन बना था, जिसे प्रियंका गांधी ने अपनी निगरानी में बनवाया था। लेकिन इन 5 सालों में कांग्रेस के 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए। राज बब्बर, अजय लल्लू और बृजलाल खाबरी के बाद अब अजय राय अध्यक्ष बनाए गए। इस दौरान कांग्रेस 2019 का लोकसभा और 2022 का विधानसभा चुनाव हारी, जबकि 2024 के चुनाव में सपा से गठबंधन करने के बाद उसे 6 सीटें मिली। इसलिए कांग्रेस ने यूपी संगठन को भंग कर नए सिरे से तैयार करने का प्लान तैयार किया है। जो हमारे मजबूत कार्यकर्ता, जो मजबूत हमारे साथी हैं, वो सब लोग साथ काम कर रहे हैं और आने वाले 2 से ढाई महीने में
मैक्सिमम 3 महीने में आपको बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का मैं नंबर दे दूंगा, मोबाइल नंबर दे दूंगा। आप चाहेंगे तो सीधे उनसे नंबर मिलाकर किस बूथ पे काम करते हैं, किस जिले पे काम करते हैं, बूथ संख्या क्या है, उस पर वो काम करते हैं, वो आपको बता पाएंगे। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और दिन रात अब ये आगे आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही संघर्ष का और ये मजबूत का है, क्योंकि आम जनता का विश्वास हमारे ऊपर है। कांग्रेस कमेटी के भंग किए जाने की दूसरी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है कि संगठन में तमाम ऐसे नेता हैं जो एक्टिव मोड में काम नहीं कर रहे थे, कांग्रेस में पद को लेकर बैठे हुए थे और कुछ जगह नेता पार्टी भी छोड़ चुके हैं। इस तरह कई जिलों में जिला अध्यक्ष ही नहीं है। ऐसे में खाली पड़े पदों और निष्क्रिय नेताओं की छटनी करके संगठन में तेज तर्रार नेताओं को जगह देने के लिए प्रदेश की कमेटी को भंग कर नए तरीके से बनाने की रणनीति बनाई गई है। अजय राय का दावा है कि अब जल्द ही पार्टी के लिए समर्पित युवाओं की टीम तैयार की जाएगी। हमारा जो काम है प्रदेश में कांग्रेस को खड़ा करना, बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक खड़ा करना, उसके लिए हम सब लोग यहाँ जितने लोग देख रहे हैं सब कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं, उस पर मिलकर काम करेंगे। किस गठबंधन किसके साथ क्या कौन से दल के साथ होगा, यह निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व का है, निर्णय वो लेंगे। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में करीब 3.5 दशक से सत्ता का वनवास झेल रही है। यूपी में कांग्रेस तमाम सियासी प्रयोग करके देख चुकी है, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 6 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जिसके बाद से ही हौसले बुलंद हैं। यही वजह है कि कांग्रेस ने अब 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पहले नए सिरे से प्रदेश संगठन को अमली जामा पहनाने का प्लान तैयार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमएसपी, कर्ज माफी और मुआवजे की मांग को लेकर किसान आंदोलन 3.0 शुरू हो चुका है। और चलिए आपको बताते हैं, बसपा अध्यक्ष मायावती का अपने एक नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल समाजवादी पार्टी से नाता जोड़ने पर मायावती ने अपने पार्टी के एक बड़े नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद मायावती के गुस्से का दिलचस्प किस्सा हर तरफ चल रहा है। वो किस्सा क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। अमूमन राजनीति में ऐसा होता नहीं है जैसा यूपी में बहन मायावती ने किया है। राजनीतिक रिश्ते बेशक खराब हों, लेकिन आपसी रिश्ते खराब होते नहीं। कई मंचों पर ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन मायावती ने अपने पार्टी के एक नेता के खिलाफ जो एक्शन लिया है, उसकी कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। दरअसल दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रह चुके सुरेंद्र सागर को मायावती ने इसलिए पार्टी से बाहर निकाल दिया क्योंकि उन्होंने सपा विधायक की बेटी से अपने बेटे की शादी करवा दी। उससे भी बड़ी बात यह है कि मायावती सुरेंद्र सागर से नाराज नहीं थी, उनके समधी से पुरानी अदावत थी। यानी मायावती को सुरेंद्र सागर के सफाई समधी त्रिभुवन दत्त रास नहीं आए। त्रिभुवन दत्त तो पार्टी में है नहीं, तो सुरेंद्र सागर पर ही खुन्नस निकाल दिया और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये शादी समारोह ऐसे वो होते हैं, कार्यक्रम में पार्टी नहीं देखी जाती है। बहन जी के मना करने के बाद भी ये लोग रिसेप्शन में शामिल हुए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। तो बहन जी ने इस पर संज्ञान लेकर ये कार्रवाई की। दरअसल अंबेडकर नगर वाले सपा विधायक त्रिभुवन दत्त कभी मायावती के साथ हुआ करते थे, लेकिन वो मायावती का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, जिस वजह से मायावती उनसे नाराज चल रही थी। और इसी बीच सुरेंद्र सागर ने उनकी बेटी से रिश्ता जोड़ लिया। सुरेंद्र सागर का कहना है कि 27 नवंबर को शादी थी और 3 दिसंबर को रिसेप्शन का कार्यक्रम था। इसके लिए पार्टी के नेताओं के साथ ही बहन जी को भी कार्ड भेजा गया था। इस शादी में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी शिरकत की थी। अखिलेश यादव के साथ सुरेंद्र सागर की फोटो वायरल हुई, जिसके बाद मायावती ने नाराजगी जताई थी और शादी के रिसेप्शन पार्टी में बसपा के जिम्मेदार नेताओं को जाने से मना किया था। बहन जी को अपनी पार्टी भाजपा में विलय कर लेनी चाहिए, सबसे बेहतर है। उनको कहीं ना कहीं का राज्यपाल बना देगी बीजेपी। अगर इतना सौहार्दपूर्ण अगर उनको वातावरण नहीं समझ में आता तो ये क्यों करते हैं? अरे ये तो शादी विवाह की बात है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी शादी कर सकता है। किसी दल में तमाम सारे दल के नेता हैं।
ऐसा पहली बार नहीं है जब दूसरी पार्टी से रिश्ता जोड़ने की वजह से यूं मायावती ने अपने किसी नेता पर कार्रवाई की हो। इससे पहले मुनकाद अली के बेटे की शादी में शामिल होने के चलते नवंबर में ही 3 नेताओं को बहन जी ने पार्टी से बाहर कर दिया था। दरअसल बसपा प्रभारी मुनकाद अली और पूर्व सांसद कादिर राणा दोनों समधी। मुनकाद अली की बेटी सुम्बुल राणा कादिर राणा की बहू है, जो समाजवादी पार्टी से मीरापुर से चुनाव लड़ी थी। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि चुनाव दर चुनाव खिसकते जनाधार से चिंतित मायावती एक और बसपा के पुराने नेताओं की घर वापसी करवाने की बात कह रही है, लेकिन दूसरी ओर अपने नेताओं को ही पार्टी से निकाल रही है। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा था मुनकाद अली जी के यहाँ भी जो उनके नेता रहे हैं, उनके यहाँ शादी में कुछ लोग चले गए थे तो उनको भी उन्होंने पार्टी से निकाल दिया है। तो ऐसा तो पहली बार हो रहा है और ये बड़ा आश्चर्यजनक है। और इससे पता चलता है कि मायावती जी समाज के रीति रिवाजों को नहीं समझती हैं और यही पतन की वजह भी है उनकी सियासत की। अमूमन मायावती पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासन तोड़ने पर एक्शन लेती है, लेकिन विरोधी एमएलए के घर रिश्तेदारी पर कार्रवाई करना कई सवाल खड़े करती है, क्योंकि जिस सुरेंद्र सागर को मायावती ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है, वो पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रह चुके हैं। 5 बार रामपुर के बीएसपी जिलाध्यक्ष रहे और 2022 में मिलक विधानसभा से चुनाव भी लड़े थे। और यही वजह है कि सियासी गलियों में मायावती के इस फैसले की किरकिरी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमएसपी, कर्ज माफी और मुआवजे की मांग को लेकर किसान आंदोलन 3.0 शुरू हो चुका है और इस बार भी आंदोलन का केंद्र बना है अंबाला का शंभू बॉर्डर, जहां से किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे। किसान आज ही दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसकी वजह से हजारों प्रदर्शनकारी किसान पुल पर जमा हो गए। पुलिस की बैरिकेडिंग उखाड़ दी गई और पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। पीछे नहीं हटेंगे, गोली खाने के लिए तैयार है किसान का बच्चा। पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी के किसान एक बार फिर दिल्ली कूच की कोशिश में हैं। हालांकि इस बार किसानों का दिल्ली बॉर्डर तक पहुंचना आसान नहीं है। दिल्ली बॉर्डर से काफी दूर पहले ही प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने की पूरी तैयारी कर ली गई है। हरियाणा और यूपी की पुलिस किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए दीवार बनकर खड़ी है। शंभू बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, सिरसा टोल प्लाजा, यमुना एक्सप्रेसवे, प्रदर्शनकारी किसान इन चारों जगहों पर दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए हजारों की तादाद में जमा हुए हैं, लेकिन पुलिस की जबरदस्त मुस्तैदी की वजह से वो एक कदम भी आगे नहीं आ पा रही। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली चलो के नारे के साथ आगे बढ़े। पुल पर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले पुल के बीचों बीच लगे पर्दे को हटा दिया। इस पर्दे को पुलिस ने लगाया था। उनका साफ कहना है कि इस बार उन्हें कोई दीवार, कोई बाधा दिल्ली जाने से नहीं रोक सकती। हर प्रदर्शनकारी किसान यही कह रहा है कि या तो दिल्ली जाएंगे या तो मरेंगे। सरकार चाहे तो उन्हें गोली मरवा दे, लेकिन वो दिल्ली जाने के रास्ते पर पीछे नहीं हटेंगे। आगे बढ़ेगा जी, आगे बढ़ेगा जथा, आगे बढ़ेगा, दिल्ली कूच करेगा, द्वार क्रॉस करेंगे, द्वार क्रॉस करेंगे, आगे बढ़ेंगे क्रॉस करके, बिल्कुल आगे जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल दिल्ली जाना, दिल्ली जाना, दिल्ली जाने का प्रोग्राम साडा, बिल्कुल दिल्ली जावांगे। अंबाला में शंभू बॉर्डर के पास हजारों किसान जमा हुए हैं, लिहाजा हरियाणा की सैनी सरकार ने एहतियातन अंबाला में 9 दिसंबर तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। वहीं यूपी के ग्रेटर नोएडा में परी चौक पर प्रदर्शनकारी किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है। पुलिस ने बीती रात 150 से ज्यादा किसानों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और शिवसेना यूबीटी ने किसानों के प्रदर्शन और उनकी मांगों को जायज ठहराते हुए सरकार पर निशाना साधा। जब किसान आंदोलन हुआ तो सरकार ने कुछ वायदे किए थे किसानों के साथ, देश के किसानों के साथ, जिसमें एमएसपी को अमली जामा पहनाकर लीगल गारंटी देने का एक वायदा था। बहुत लंबे अरसे तक जब वो वायदा पूरा नहीं हुआ तो किसानों ने
अपना आंदोलन दोबारा से शुरू किया और एक पक्का मोर्चा हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे किसान बड़े लंबे समय से उस मोर्चे के माध्यम से वहां बैठे हुए हैं, शंभू बॉर्डर। आज किसानों ने दोबारा से दिल्ली कूच करने का निर्णय किया है, जो इस सरकार की वायदा खिलाफी का प्रतीक है। हमारी मांग है कि सरकार तुरंत अविलंब किसानों से बातचीत करे। गवर्नमेंट को उनकी मांगों को मानना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, उन्हें आंदोलन करने के लिए बेबस नहीं करना चाहिए। अगर सेंटर पर है किसान तो फिर आंदोलन नहीं करना चाहिए था। किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? आंदोलन कर रहा है इसके माने उनकी बात नहीं सुनी जा रही। दुविधा कहाँ है, विडंबना क्यों दिख रही है सरकार को? ये उनका देश है, वो अन्नदाता है। वो अगर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल कर देना देश बंद हो जाएगा। इतनी सी बात है, समझना चाहिए। The fact remains that the farmers were assured of a double income, which did not happen. The farmers were assured that they will get MSPs. That also has not been confirmed and announced. वहीं किसानों के प्रदर्शन पर हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की पूरी नजर है। 2021-22 में हुए किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली करीब 16 महीने तक बंधक रही। किसानों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया था। किसानों का एक दल लाल किले तक पहुंचने में भी कामयाब हो गया था। तभी से केंद्र और हरियाणा सरकार ज्यादा चौकन्नी है और प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली बॉर्डर से दूर रखने की कोशिश कर रही है। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।